हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊंगा। और इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आज आप लोगों को प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ये आधुनिक भारत से होंगे। यानी आज की क्लास जो है आपकी इतिहास की आधुनिक भारत के प्रश्नों से संबंधित होगी। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने प्राचीन भारत से संबंधित और मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ जो है प्रैक्टिस किया था। अब हम लोगों को देखिए आधुनिक भारत के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है, और आधुनिक भारत के प्रश्नों में भी हम लोग उसी तरीके से 8-10 क्लासेस में आपके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे उनसे संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। और इस आधुनिक भारत के जो पहली क्लास है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको प्रैक्टिस किया जाए। अगर देखा जाए तो संपूर्ण रूप से देखिए ये आपकी जो इतिहास की प्रैक्टिस सेट की 30वीं क्लास है, और इसलिए हम लोगों ने देखिए 29 क्लासेस में जो है प्रश्नों का व्याख्या तरीके से जो है बेहतर तरीके से प्रैक्टिस किया है। और ये क्लासेस जो आप लोगों को करवाई जा रही हैं, इसमें जो भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं वो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में पूछने की जो है पूरी संभावना है, और बहुत से परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। तो इन क्लासेस को आप लोग अच्छे तरीके से देखा करिए, और इनको जो महत्वपूर्ण पॉइंट बातें बताई जाती है उनको कहीं ना कहीं नोट कर लिया करिए, जिससे क्या होगा कि आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इन सब क्लासेस के अलावा आप लोग और भी प्रश्नों का भी प्रैक्टिस किया करिए, जिससे क्या हो कि आपका इस विषय से संबंधित जो भी नॉलेज हो और गहरा हो जाए, और आप जो है इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए योग्य हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस किया जाए। हाँ देखिए, आज से हम लोग को क्या अध्ययन करना है, आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और आधुनिक भारत के इतिहास की देखिए आज ये पहली क्लास है प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम लोग को देखिए क्या क्या संबंधित प्रश्नों को करना है। यूरोपियों के भारत में आगमन से संबंधित प्रश्नों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार से संबंधित प्रश्नों को, और भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित प्रश्नों। यानी इन 3 टॉपिक से हमको महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस आज की क्लास में करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्नों को इसमें बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ सॉल्व करते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, क्या है कि समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था। ये देखिए काफी आसान सा प्रश्न है, बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। यानी जो है समुद्री मार्ग से भारत पहले कौन सा यूरोपीय व्यक्ति आया था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है कोलंबस, दूसरा दिया वास्को डी गामा, तीसरा दिया मैगलन, चौथा दिया डियाज। तो समुद्री मार्ग से भारत पहले आने वाला जो व्यक्ति था वो देखिए कोलंबस नहीं था, मैगलन नहीं था, डियाज नहीं था, बल्कि कौन था, वास्को डी गामा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट यानी वर्तमान कोझिकोड में बंदरगाह पर पहुंचा था। उसने भारत आने का जो समुद्री मार्ग था वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से खोजा था। वास्को डी गामा को देखिए भारत पहुंचने में अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती व्यापारी और नाविक ने सहायता की थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में देखिए इस नाविक का नाम जो है कांजी मालम भी बताया गया है, जो कच्छ के मांडवी के एक कूची नाविक थे। यानी ज्यादातर पुस्तकों में आपको अब्दुल मजीद मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं इसका नाम कांजी मालम भी बताया जाता है। यानी इसी व्यक्ति की सहायता से जो है अपने देश में कौन आया था, वास्को डी गामा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि वास्को डी गामा का स्वागत किस भारतीय शासक ने किया था। यानी वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसका किसके द्वारा स्वागत किया गया। तो पहला देखिए दिया कालीकट का जमोरिन, दूसरा दिया कृष्णदेव राय, तीसरा दिया टीपू सुल्तान, और चौथा दिया शिवाजी। तो वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसका स्वागत देखिए शिवाजी ने नहीं, टीपू सुल्तान ने नहीं, कृष्णदेव राय ने, बल्कि किसने किया था, कालीकट के शासक जमोरिन ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। यह पुर्तगाल और भारत के बीच जो है व्यापारिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र किस यूरोपीय शक्ति ने स्थापित किया था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है कि पुर्तगाली, दूसरा दिया डच, तीसरा दिया है अंग्रेज, चौथा दिया फ्रांसीसी। यानी भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र किसके द्वारा यूरोपियों में स्थापित किया गया था। तो देखिए
इसका फ्रांसीसी नहीं होगा, अंग्रेज नहीं होगा, डच नहीं होगा, बल्कि पुर्तगाली, क्योंकि सबसे पहले यही आए थे, तो व्यापारिक केंद्र भी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और इन्होंने ही 1500 ईस्वी में कोचीन में अपना जो है पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, यानी पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर भारत में कौन था। तो पहला देखिए दिया अल्बुकर्क, दूसरा दिया अल्मेडा, तीसरा दिया काब्राल और चौथा दिया हेनरी नेविगेटर। तो भारत में देखिए पुर्तगालियों को जो पहला गवर्नर था वो देखिए हेनरी नेविगेटर नहीं, कैब्राल नहीं, अल्बुकर्क नहीं, बल्कि कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है भारत में पुर्तगाली शासन का पहला गवर्नर था। इसने देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। ठीक है, ये एक प्रकार की नीति थी जो समुद्र में व्यापार से संबंधित बनाई गई थी, तो इसी को इसने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत में पुर्तगालियों के लिए साम्राज्यवादी नीति किसने अपनाई। यानी भारत में जब पुर्तगाली लोग शासन करने की तैयारी करने लगे, यहाँ पर गवर्नर बनने लगे, तो उनमें साम्राज्यवादी नीति किसने चलाई। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया अल्मेडा, दूसरा दिया अल्बुकर्क, तीसरा दिया कैब्राल, चौथा दिया वास्को डिगामा। तो भारत में पुर्तगालियों ने जिसने साम्राज्यवादी नीति चलाई थी वो देखिए अल्मेडा नहीं था, कैब्राल नहीं था, वास्को डिगामा नहीं था, बल्कि कौन था, अल्बुकर्क। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसने देखिए भारत में क्या किया कि अब पुर्तगालियों से कहा कि भारतीय महिलाओं से शादी विवाह करिए और धीरे धीरे अपना क्या करिए, यहाँ पर वंश वृद्धि करिए, यहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास करिए। तो इसीलिए ये साम्राज्यवादी नीति अपनाने वाला जो है गवर्नर कहा जाता है। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। उसने देखिए गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया। डचों के द्वारा भारत में पहला कारखाना कब स्थापित किया गया। तो पहला दिया है 1605, दूसरा 1608, तीसरा 1612, चौथा 1620। तो डचों ने देखिए अपने भारत में जो पहला कारखाना स्थापित किया था 1620 नहीं, 1612 नहीं, 1608 नहीं, बल्कि कब किया था, 1605 में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में कब आई थी। पहला देखिए दिया 1599, दूसरा दिया 1600, तीसरा 1608, चौथा दिया 1612। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए भारत में कब आई थी, 1599 में नहीं, 1600 में नहीं, 1612 में नहीं, बल्कि कब आई थी, 1608 में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो है जहाज से सूरत पहुंचा। यही अंग्रेजों का भारत में पहला प्रवेश था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी थी। यानी अंग्रेजों ने जो सूरत में जो फैक्ट्री स्थापित की थी उसकी अनुमति किससे प्राप्त की थी। पहला देखिए दिया अकबर, दूसरा दिया जहांगीर, तीसरा दिया शाहजहां, चौथा दिया औरंगजेब। तो सूरत में जो फैक्ट्री अंग्रेजों को स्थापित करने की अनुमति मिली थी वो देखिए औरंगजेब से नहीं, शाहजहां से नहीं, अकबर से नहीं, बल्कि किससे मिली थी, जहांगीर से। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जहांगीर ने कप्तान हॉकिंस और सर थॉमस रो को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। पहला ऑप्शन देखिए दिया 1664, दूसरा दिया 1668, तीसरा 1674, चौथा 1683। तो फ्रांसीसियों ने देखिए अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी 1664 नहीं, 1668 नहीं, 1683 नहीं, बल्कि 1674 में की थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि फ्रांसीसियों ने 1674 ईस्वी में पांडिचेरी में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया जो बाद में उनकी राजधानी बना।
अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने थी, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है कोलबर्ट, दूसरा दिया डुप्ले, तीसरा दिया ला बोर्डाने और चौथा दिया नेपोलियन। तो देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नेपोलियन के द्वारा नहीं हुई, ला बोर्डाने के द्वारा नहीं, डुप्ले के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा हुई, कोलबर्ट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि फ्रांसीसी मंत्री कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी ताकि वह भारत और पूर्वी देशों में व्यापार कर सके। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी, यानी जो अंग्रेजों और नवाब जो थे बंगाल के सिराजुद्दौला, उनके बीच कौन सी लड़ाई, कौन सा युद्ध हुआ था। पहला देखिए दिया बक्सर का युद्ध, दूसरा दिया प्लासी का युद्ध, तीसरा दिया पानीपत का युद्ध, चौथा दिया तालीकोटा का युद्ध। तो देखिए नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था, तालीकोटा नहीं, पानीपत नहीं, बक्सर का नहीं, बल्कि किस कौन से युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने विश्वासघात के कारण विजय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, यानी सिराजुद्दौला जो हारा था उसमें तो विश्वासघात की वजह से, धोखे की वजह से हारा था। धोखा किसने किया था, तो पहला देखिए मीर जाफर, दूसरा दिया मीर कासिम, तीसरा दिया शुजाउद्दौला, चौथा दिया है नजीमुद्दीन। तो प्लासी के युद्ध में देखिए सिराजुद्दौला के साथ जो धोखा दिया था, जिसने नजीमुद्दीन ने नहीं, शुजाउद्दौला ने नहीं, मीर कासिम ने नहीं, बल्कि किसने दिया था, मीर जाफर ने। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया जिससे क्या हुआ कि युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। नवाबी सिराजुद्दौला को उनके देखिए अपने कमांडर इन चीफ मीर जाफर ने धोखा दिया, यानी मीर जाफर उनका क्या था, कमांडर इन चीफ था। इसके अलावा देखिए मीर जाफर के अलावा जगत सेठ ने धोखा दिया जो बंगाल का एक प्रभावशाली बैंकर था। राय दुर्लभ और यार लतीफ खान जो सेना के अन्य कमांडर थे। इसके बाद देखिए ओमी चंद यानी अमीर चंद जो व्यापारी था उसने भी इसको धोखा दिया था। इसके साथ साथ की जो मौसी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम, वो भी इस षड्यंत्र में शामिल, यानी इतने लोगों ने मिलकर इसके साथ धोखा किया जिसकी वजह से ये प्लासी के युद्ध में हार गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो आंसर देखिए दिया 1757, दूसरा 1764, 1767, 1772। तो बक्सर का युद्ध देखिए 1772 नहीं, 1767 नहीं, 1757 नहीं, बल्कि 1764 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और 3 भारतीय शक्तियों मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, और जिसमें किसकी जीत हुई थी, अंग्रेजों की। अगला प्रश्न देखिए दिया है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। पहला ऑप्शन देखिए दिया रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा दिया हेक्टर मुनरो, तीसरा दिया वॉरेन हेस्टिंग, चौथा दिया जॉन क्लाइव। तो देखिए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, जॉन क्लाइव ने नहीं, वॉरेन हेस्टिंग ने नहीं, रॉबर्ट क्लाइव ने, बल्कि किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अंग्रेज सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और उन्होंने निर्णायक विजय इसमें प्राप्त की। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को क्या प्राप्त हुआ। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया बंगाल की दीवानी, दूसरा दिया मद्रास पर अधिकार, तीसरा दिया मराठों से संधि, चौथा दिया सिंध पर नियंत्रण। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था इसके परिणाम स्वरूप देखिए अंग्रेजों को सिंध पर नियंत्रण नहीं, मराठों से संधि नहीं, मद्रास पर अधिकार नहीं, बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, दीवानी अधिकार का अर्थ क्या था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया सैन्य अधिकार, दूसरा दिया न्यायिक अधिकार, तीसरा दिया राजस्व संग्रह अधिकार
और चौथा दिया व्यापारिक अधिकार। तो दीवानी अधिकार का अर्थ देखिए सैन्य अधिकार नहीं, न्यायिक अधिकार नहीं, व्यापारिक अधिकार नहीं, बल्कि राजस्व संग्रह अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि दीवानी अधिकार का अर्थ था कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर संग्रह करने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि रॉबर्ट क्लाइव को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया लॉर्ड क्लाइव, दूसरा दिया नाइट, तीसरा दिया बैरन, चौथा दिया सर क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव को जिस उपाधि से सम्मानित किया गया देखिए वो सर क्लाइव नहीं, बैरन नहीं, नाइट नहीं, बल्कि क्या थी? लॉर्ड क्लाइव। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड क्लाइव की उपाधि दी गई थी। वही भारत में देखिए अंग्रेज साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया वारेन हेस्टिंग, दूसरा दिया रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा दिया विलियम बेंटिक, चौथा दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो द्वैध शासन की स्थापना देखिए किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं, विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं, वारेन हेस्टिंग के द्वारा नहीं, बल्कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की, जिसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों को राजस्व यानी दीवानी का अधिकार और प्रशासन निजामत नवाब के हाथों में सौंपा गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यानी ब्रिटिश सरकार का जो पहला गवर्नर जनरल था किस व्यक्ति को बनाया गया? तो पहला देखिए दिया वारेन हेस्टिंग, दूसरा दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा दिया विलियम बेंटिक, चौथा दिया रॉबर्ट क्लाइव। तो ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल देखिए वारेन हेस्टिंग को नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नहीं, रॉबर्ट क्लाइव को नहीं, बल्कि विलियम बेंटिक को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विलियम बेंटिक को ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त देखिए दिया गया ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड बेंटिक। तो स्थायी बंदोबस्त किसके किसके द्वारा लागू हुआ? लॉर्ड बेंटिक के द्वारा नहीं, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा नहीं, वारेन हेस्टिंग के द्वारा नहीं, बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसमें जमींदारों को अस्थायी रूप से भूमि का स्वामी घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखिए दिया है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? पहला ऑप्शन देखिए दिया लॉर्ड बेंटिक, दूसरा दिया वारेन हेस्टिंग, तीसरा दिया लॉर्ड मैकाले, चौथा दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में देखिए अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड बेंटिक ने नहीं, वारेन हेस्टिंग ने नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बल्कि किसने? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी अंग्रेजी शिक्षा की वकालत इसी ने की थी, इसी के प्रयासों से अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई थी। तो सही उत्तर क्या होगा? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में मैकाले मिनट के माध्यम से भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ करने की सिफारिश की। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है वुड्स डिस्पैच कब जारी किया गया था? यानी वुड का जो डिस्पैच था वो कब लाया गया? तो पहला देखिए दिया 1835, दूसरा 1854, तीसरा 1882, चौथा दिया 1904। तो वुड्स का डिस्पैच देखिए 1904 नहीं, 1882 नहीं, 1835 नहीं, बल्कि कब जारी हुआ? 1854 में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड के द्वारा जारी जो डिस्पैच था उसको देखिए भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इससे भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न देखिए 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न देखिए क्या दिया है कि वुड्स डिस्पैच का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो वुड्स का डिस्पैच जारी हुआ उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? तो पहला देखिए दिया केवल धार्मिक शिक्षा, दूसरा दिया उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा दिया व्यावसायिक शिक्षा और चौथा दिया प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक व्यवस्थित विकास।
तो उच्च देखिए वुड्स का डिस्पैच जो प्रमुख उद्देश्य था उसका केवल धार्मिक शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं, व्यवसायिक शिक्षा नहीं, बल्कि क्या था, प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक व्यवस्थित विकास। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि वुड्स डिस्पैच ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर संस्थानों की स्थापना और निरीक्षण की व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए दिया 1857, दूसरा दिया 1882, तीसरा दिया 1904 और चौथा दिया 1916। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम देखिए 1857 नहीं, 1882 नहीं, 1916 नहीं, बल्कि कब हुआ था, 1904 में। और उस समय गवर्नर यानी वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये पारित हुआ था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय यानी शासनकाल में 1904 ईस्वी का जो विश्वविद्यालय अधिनियम था वो पारित हुआ, जिससे क्या हुआ कि विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय जो है कब और कहाँ स्थापित किए गए थे। पहला देखिए दिया 1848 में बम्बई मद्रास कलकत्ता, दूसरा दिया 1857 में बम्बई मद्रास कलकत्ता, तीसरा दिया 1860 में दिल्ली पटना नागपुर और चौथा दिया 1904 में अलीगढ़ लखनऊ बनारस। तो भारत में सबसे पहला जो विश्वविद्यालय बना था देखिए वो अलीगढ़ लखनऊ बनारस नहीं, दिल्ली पटना नागपुर नहीं, 1848 में नहीं था, बल्कि बम्बई मद्रास कलकत्ता में बना था। कब, 1857 में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, यानी ए और बी दोनों सेम है, बस यहाँ पर जो ईयर है इसमें गलती है, तो बी नंबर सही होगा। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 1857 ईस्वी में भारत में 3 विश्वविद्यालय बम्बई, मद्रास और कलकत्ता की स्थापना हुई, जो भारत के प्रथम विश्वविद्यालय थे। जिसमें सबसे पहले देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय 24 जनवरी 1857 को स्थापित हुआ, फिर बम्बई विश्वविद्यालय 18 जुलाई 1857 को और मद्रास विश्वविद्यालय 5 सितंबर 1857 को। यानी तीनों का ईयर एक ही है लेकिन मंथ और डेट अलग अलग है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 1882 की शिक्षा आयोग की स्थापना किसने की थी। यानी 1882 में जो शिक्षा आयोग बना था तो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। पहला ऑप्शन देखिए दिया लॉर्ड डफरिन, दूसरा दिया लॉर्ड रिपन, तीसरा दिया लॉर्ड कर्जन, चौथा दिया लॉर्ड हार्डिंग। तो 1882 का जो शिक्षा आयोग था उसकी स्थापना देखिए लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नहीं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं, लॉर्ड डफरिन के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। इस शिक्षा आयोग का अध्यक्ष देखिए कौन था, सर विलियम हंटर। इसीलिए देखिए इस आयोग को हंटर आयोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि हंटर आयोग 1882 का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी 1882 में जो आयोग गठित हुआ था उसका उद्देश्य क्या था। तो पहला देखिए दिया महिला शिक्षा का विकास, दूसरा दिया प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर बल देना, तीसरा दिया उच्च शिक्षा की समीक्षा करना और चौथा दिया व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार करना। तो हंटर आयोग जो 1882 वाला था उसका मुख्य उद्देश्य देखिए क्या था, व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार नहीं, उच्च शिक्षा की समीक्षा नहीं, महिला शिक्षा का विकास नहीं, बल्कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर बल देना। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों के अधीन करने और ग्रामीण शिक्षा के विकास की सिफारिश के लिए किया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारत में महिला शिक्षा के विकास में अग्रणी कार्य किसने किया। यानी महिलाओं की जो शिक्षा थी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसने किया। पहला ऑप्शन देखिए राजा राम मोहन राय, दूसरा दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा दिया है स्वामी विवेकानंद और चौथा दिया है दयानंद सरस्वती। तो भारत में महिला शिक्षा के विकास में जो अग्रणी भूमिका निभाई थी उसे देखें, दयानंद सरस्वती ने नहीं, स्वामी विवेकानंद ने नहीं, राजा राम मोहन ने, बल्कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के साथ साथ महिला शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक तकनीक संस्थान
कहाँ स्थापित किया गया, यानी मॉडर्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनाया गया। तो पहला देखिए दिया दिल्ली, दूसरा दिया मुंबई, तीसरा दिया रुड़की, चौथा दिया मद्रास। तो आधुनिक तरीके से तकनीकी संस्थान जो स्थापित किया गया था वो देखिए दिल्ली में नहीं, मुंबई में नहीं, मद्रास में नहीं, बल्कि रुड़की में पहली बार स्थापित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि 1847 ईस्वी में थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अब क्या है आईआईटी रुड़की है, इसकी स्थापना की गई थी, जो भारत का पहला तकनीकी संस्थान था जो अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। इसके बाद के जो बाकी के 30 प्रश्न हैं हम लोग अगली क्लास में इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या पूछा जा रहा है आपसे कि अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था उसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था। तो पहला देखिए दिया किसानों का उत्थान, दूसरा दिया मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार, तीसरा दिया व्यापारिक सुधार और चौथा दिया धार्मिक एकता। तो अलीगढ़ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था देखिए किसानों का उत्थान नहीं, व्यापारिक सुधार नहीं, धार्मिक एकता नहीं, बल्कि क्या था, मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से मुस्लिम समाज को आधुनिक वैज्ञानिक और अंग्रेजी शिक्षा की ओर प्रेरित किया। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए और इस तरीके से हम लोगों ने देखिए आधुनिक भारत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को आज शुरू किया और उनको बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी ऑप्शन में या किसी भी प्रश्न में किसी भी तरीके का डाउट नज़र आता है तो वो कमेंट कर सकता है और मैं उसके कमेंट के अनुसार अगर इसमें कोई त्रुटि पाता हूँ तो उसमें ज़रूर संशोधन करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।